मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बसवर्थ पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। आज की वीडियो में मैं जितने भी आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बेसिकली टीजीटी और पीजीटी को टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी टीजीटी पीजीटी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसलिए हम लोगों को तैयारी पर लग जाना चाहिए। और अब हम भी आपको रेगुलर तरीके से एक वीडियो लगभग पर डे प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, जिसमें हमको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ में मैच कराना है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है ना, वो हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर आधारित है, जिसमें हमको करना क्या है कि लिस्ट 1 में कुछ हमको सने दे रखी हैं और लिस्ट सेकंड में हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी कि जो वर्क हैं उनके नाम दे रखे हैं, और इनको इन सनों से क्या करना है, मैच करना है। तो चलो मैच कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा 1798 में कौन सा आया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड आया था। ठीक है, 1865 में फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम आया। 1924 में हमारा क्या आया था, तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आया। और 1948 में अगर हम बात करें तो द ग्रेट ट्रेडिशन आया था। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, कहीं पर नोट डाउन करना चाहूँ तो कर लो कि ये जो ग्रेट ट्रेडिशन है ये F.R. लेविस के द्वारा इसको लिखा गया था, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये जो I.A. रिचार्ड्स के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम बात करते हैं इसकी फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम की, ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट वाला तो जग जाहिर है, सबको पता होगा जितने भी हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है वो विलियम बसवर्थ यानी कि WW के द्वारा लिखा गया है। तो इतनी बातें हमको अच्छे से समझ आ गई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे हमारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जिसमें आपको क्या करना है, सब कुछ सही है, चाहो तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है लिरिकल बैलेड्स के बारे में। एक चीज़ बता दूं कि जो लिरिकल बैलेड था उसमें 23 पोइम्स टोटल थी। ठीक है, कितनी पोइम्स थी, 23 पोइम्स थी, जो कि सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 1798 में। किसके द्वारा, बाय एस.टी. कॉलेज एंड विलियम बसवर्थ। एक कोलाबरेटेड वर्क था जिसमें दोनों लोगों की सम्मिलित पोइम्स थी, जिसमें अगर हम एस.टी. कॉलेज की बात करें तो इनकी कुल 4 पोइम थी, और अगर WW की बात करें तो इनमें 19 पोइम थी। ठीक है, ये दोनों का कोलाबरेशन वर्क था, और ये सबसे पहली बार 1798 में। इसके बाद अगर हम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड की बात करें तो ये सेकेंड एडिशन था, जो कि पब्लिश हुआ था 1800 में, और इसका अपेंडिक्स जो है 1802 में आया था, और लास्ट एडिशन इसका कब आया था, 1805 में आया था। तो लिरिकल बैलेड के ये चारों एडिशन आपको ध्यान बनाए रखना है। हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि विलियम बसवर्थ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी होल्ड द व्यू। एक किस तरीके का व्यू जो है वो होल्ड करता है। 4 ऑप्शन फिर आपके सामने हैं, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनकी सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। मतलब ये था, ये जो विलियम बसवर्थ थे उन्होंने ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी लिखा, और उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो आत्मा होती है वो दुनिया में आने से पहले स्वर्ग में रहती है। तो सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। क्लियर हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो कि विलियम बसवर्थ का जो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी है, होल्ड द व्यू, ये किस तरीके का विचार रखती है कि सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। दूसरी चीज़ आपको ध्यान बनाए रखना, ये जो पोइम है वो कहाँ पब्लिश हुई थी, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसीडर्स अ पोइट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक कवि को मनुष्य से बात करने वाला मनुष्य मानता था, तो वो थे हमारे विलियम बसवर्थ। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है जो विलियम बसवर्थ के द्वारा दी गई थी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। ठीक है, अ मैन स्पीकिंग टू मैन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि क्या है। विलियम बसवर्थ जो थे ऐसे कवि थे जो कंसीडर मानते थे एक कवि को अ मैन स्पीकिंग टू मैन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज कहीं पर भी लिख लीजिएगा। और इसको हमने क्या बताया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो 1800 में आया था उसमें ये बात इन्होंने
कही थी, ये कंसीडर करते थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन कर लेना है कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलड को जो है रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर का रोमांटिक मूवमेंट था उसका मैनिफेस्टो कहा जाता है। अब ये मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो हम घोषणा पत्र के लिए बोलते हैं। मतलब ये हुआ उसकी जो प्रस्तावना थी, जो प्रीफेस था, को अक्सर इंग्लिश लिटरेचर का रोमांटिक जो मूवमेंट था उसका घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम अकोस द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो लाइन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। टिंटन अबे से इन लाइनों को लिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। अब इसमें क्या कह रहा है? जो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये जो कविता है वो इनके फेमस ड्रामेटिक लिरिक जिसका नाम था टिंटन अबे, इससे ली गई है। और इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया है? एक नेचर पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके द्वारा इसको कंपोज किया गया है। ठीक है, इसके फुल टाइटल की, इस पोइम की अगर हम बात करते हैं तो लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये इसका क्या है? फुल टाइटल है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये इसका फुल टाइटल है। अगला अगर हम बात करें, ये जो पोइम है वो डेका स्लैबिक में इसको लिखा गया है। डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। कंप्राइजेज वर्स पैराग्राफ में है। ये इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो कौन सी होती है? 5 years have passed 5 summers with the length of the 5 long winters and again I hear। इनसे इस पोएम की क्या होती है? ओपनिंग होती है। तो हमें लग रहा है अब आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो। हु सजेस्टेड द फॉलोइंग थ्योरी अबाउट पोइट्री, यानी कि पोइट्री के बारे में एक थ्योरी दी गई है और ये थ्योरी ये है। इसका मतलब ये है पोइट्री की एक डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? पहले पोइट्री की एक डेफिनेशन को आप सुन लीजिएगा। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप कहीं पर भी जाइएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ की इस डेफिनेशन को आपसे पूछा जा सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा कि कविता शक्तिशाली भावनाओं का एक सहज अतिप्रवाह है। यह शांति में याद की गई भावना से अपनी उत्पत्ति लेती है। अगर आप कविता की तो शांति से आप बैठ जाइएगा और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को याद करिएगा, उसी से एक कविता की उत्पत्ति होती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है। ये डिफाइंस द पोइट्री प्रीफेस टू लिरिकल बैलड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, ये जो पोइट्री की डेफिनेशन है उसको कहाँ डिफाइन किया गया है? तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलड जो कि 1800 में आया था, उसमें इसको डिफाइन किया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ अर्ली पोइट्री, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रारंभिक कविताओं के बारे में निम्नलिखित में से किसने ऑब्जर्वेशन किया, किसने अवलोकन किया? अवलोकन क्या था कि विलियम वर्ड्सवर्थ अर्ली पोइट्री इज रेडिकल नॉट बिकॉज इट एम्बॉडीड रिवोल्यूशनरी थ्रू आर थ्योरी और बिकॉज इट वॉइसेस द कंप्लेंट ऑफ द पुअर, बट बिकॉज इट अटेम्प्ट टू शिफ्ट अ लिटरेरी पर्सपेक्टिव away from what he saw as gentility and false sophistication। तो दो चीज़ें, जेंटिलिटी और फॉल्स सपोस्टिकेशन, ये 2 वर्ड पर जरूर ध्यान देना। आखिर इसमें क्या कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ की जो प्रारंभिक कविताएं होती थी वो थोड़ी सी रिवोल्यूशनरी टाइप की होती थी, क्रांतिकारी टाइप की होती थी। इसलिए नहीं कि ये सिद्धांत के माध्यम से क्रांतिकारी कविता को एक मूर्त रूप प्रदान कर देती थी, या इसलिए कि इसमें गरीबों की शिकायतों की आवाज़ होती थी, ऐसा भी नहीं, बल्कि इसलिए कि ये साहित्यिक जो दृष्टिकोण था इनका, जो लिटरेरी प्रोस्पेक्टिव था, को जेंटिलिटी, सज्जनता और उनके जो झूठे यानी कि फॉल्स सपोस्टिकेशन थे, झूठे परिष्कार थे, उनको दूर करने का प्रयास करती थी। किसकी? इनकी जो प्रारंभिक पोइट्री हुआ करती थी, लिटरेरी पोइट्री हुआ करती थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो तो ऐसा इनकी प्रारंभिक कविताओं के बारे में ऑब्जर्वेशन करने वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम जो था वो ब्रायन बेट था। लेकिन ये जो 4-5 ऑप्शन है इनमें से कहीं पर भी ब्रायन बेट का नाम नहीं दे रखा है, तो इसलिए इनमें से एक भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो दोस्तों, ये दे रखा है और ये किसके द्वारा? ब्रायन बेट के द्वारा कहा गया है, तो इसको ध्यान बनाए रखना। बाकी सारी चीज़ें हम ऊपर समझा ही चुके हैं आप।
8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सप्लाई द मिसिंग द मॉडिफायर इन द फॉलोइंग कॉन्सेप्शन ऑफ द विलियम बसवर्थ पोएटिक डिक्शन। यानी कि विलियम बसवर्थ का एक पोएटिक डिक्शन दे रखा है, इसमें से आपको एक मॉडिफायर यानी कि एक एडजेक्टिव जो है वो मिस है, और जो एडजेक्टिव आपका मिस है उसको सप्लाई करके यहाँ पर रखना है। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है कि कौन सा शब्द जो है वो भरा जाएगा। तो पढ़ लेते हैं, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे बीच में क्या भरा जाएगा, ए वाला ऑप्शन, इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन। यानी कि दो चीज़ के बीच में उन्होंने बात कही गई है, गद्य और जो छंदात्मक रचना होती है इनकी भाषाओं के बीच में ना तो कोई अंतर है और ना ही हो सकता है, इस बात की बात वो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू विलियम बसवर्थ द पोइट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इन दैट द पोइट हैज़। मतलब ये हुआ कि विलियम बसवर्थ ये बताना चाह रहे हैं ये जो पोइट होते हैं, ये जो कवि होते हैं, वो अन्य पुरुषों से कौन से मामले में एकदम अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो जो कवि होते हैं वो कौन से मामले में, क्योंकि उनके अंदर जो है मोर लाइवली सेंसिबिलिटी पाई जाती है, यानी कि अधिक जीवंत संवेदनशीलता पाई जाती है, इसलिए वो बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं हम लोगों से। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन के बाद में ये तो सेम है, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे रखी है, इसको जरा समझ लीजिएगा। विलियम बसवर्थ का जन्म कब हुआ था, 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 23 अप्रैल 1850 को हो गई थी। ये एक इंग्लिश पोइट हैं। ठीक है, लैरिकल बैलेड 1798 में विलियम बसवर्थ और जो है एसटी कॉलेज के कोलाब्रेशन में इसको लॉन्च किया गया था, और इसी के साथ जैसे ही ये लैरिकल बैलेड लॉन्च होते हैं वैसे ही इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट भी लॉन्च हो जाती है। विलियम बसवर्थ को पोइट लॉरेट इंग्लैंड का कब बनाया गया था, 1843 में, और ये कब तक रहे, 1850 तक, यानी कि अपने जीवन पर्यंत रहे, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। और लैरिकल बैलेड को जो है कैसा कंसीडर किया जाता है, मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस क्या होता है, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो मानी जाती है। जनरली इसका दूसरा टाइटल क्या है, द प्रिल्यूड या द ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड। प्रिल्यूड इनकी पत्नी जो मैरी हचिंसन होती हैं उनके द्वारा दिया जाता है, और ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड जो होता है वो इनकी बहन द्रोथी के द्वारा ये दिया जाता है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है, और इस पोइम को लिखना 1798 में शुरू करते हैं, और इसके बाद 1850 में जब विलियम बसवर्थ की डेथ हो जाती है उसके 3 महीने बाद इनकी पत्नी के द्वारा पास्थोमसली मरणोपरांत जो है इसको लैरिकल यानी कि प्रिल्यूड करके इसको क्या कराया जाता है, प्रिल्यूड नाम दे करके इसको पब्लिश कराया जाता है 1850 में। हु कोलाबरेटेड विद विलियम बसवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लैरिकल बैलेड। लैरिकल बैलेड किन 2 लोगों के कोलाब्रेशन में आया था, तो विलियम बसवर्थ थे और कौन थे, एसटी कॉलरिज थे। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी कि एसटी कॉलरिज के कोलाब्रेशन में विलियम बसवर्थ ने जो है लैरिकल बैलेड को लॉन्च किया था, कब, 1798 में। ये जो कलेक्शन था इसमें टोटल 23 पोइम्स थी, जिसमें से 19 पोइम विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, और जो 4 पोइम्स थी वो एसटी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दी ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ बसवर्थ फॉलोइंग पोइम, यानी कि विलियम बसवर्थ की कौन सी पोइम का ये ओरिजिनल टाइटल है, कौन सा, पोइम्स ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। एक इसका ओरिजिनल टाइटल है तो द प्रिल्यूड का, इसको याद कैसे रख सकते हो, द प्रिल्यूड आर ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड 1850। ये कब पब्लिश हुई थी, 1850 में। और दूसरी चीज़ ये है कि इस में टोटल कितनी पुस्तकें थी, तो 14 पुस्तकें थी। किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था 1850 में, तो इनकी विडो जो थी मैरी हचिंसन, उनके द्वारा इनकी मृत्यु के 3 महीने बाद इसको पब्लिश करवाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लो, वही चीज़ है। यानी कि प्रिल्यूड इसका दूसरा टाइटल, अनदर टाइटल कौन सा है, ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड। ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। किसने लिखा, विलियम बसवर्थ ने, और ये पब्लिश हुई थी पास्थोमसली यानी कि मरणोपरांत, इनकी मृत्यु के 3 महीने बाद। कब, 1850 में। कितनी पुस्तकों में, 14 पुस्तकों में। किसके द्वारा, इनकी जो विडो मैरी हचिंसन थी उनके द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। और जो दी प्रिल्यूड है
इस वर्क का नाम भी दी प्रिल्यूड मैरी हचिंसन के द्वारा ही दिया गया है। ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये किसके द्वारा ये टाइटल दिया गया है? तो इनकी जो बहन थी ड्रोथी, उनके द्वारा ये टाइटल दिया गया था। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कौन सा टाइटल दिया था? तो पोएम टू कॉलरेज करके इसका टाइटल दिया था। तो सारी चीज़ें हमने इसके बारे में आपको क्लियर कर दी। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? बेन वाज लैरिकल बैलेट पब्लिश्ड, जो लैरिकल बैलेट थे वो कब पब्लिश हुए थे? देखो, पब्लिश होने की यहाँ पर डेट हुई है, तो कब पब्लिश हुए थे? 1798 में। लैरिकल बैलेट कब पब्लिश हुए थे? 1798 में ये प्रकाशित हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरेज की ये 23 पोइम्स का क्या है? एक संग्रह है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। चलो जरा इसके एक्सप्लेनेशन को बढ़ते हैं, तब तुम्हें और अच्छा समझ आएगा। लैरिकल बैलेट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798, 1798 में इसको पब्लिश कराया गया था। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 23 पोइम्स। इसमें टोटल कितनी पोइम्स हैं? 23 पोइम्स हैं, जिसमें से 4 पोइम सैमुअल टेलर कॉलरेज की हैं और 19 पोइम किसकी हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 23 हो गई। इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1798 में, जिसमें 19 पोइम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोइम किसकी थी? कॉलरेज की थी। इस पब्लिकेशन इज जनरली कंसिडर्ड एज अ सिग्नल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, और इसके पब्लिकेशन के साथ ही इंग्लिश रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें नोट पॉइंट जरा देख लो क्या दे रखा है। नोट पॉइंट की अगर हम बात करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ 4 एडिशंस ऑफ लैरिकल बैलेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 4 एडिशन आए थे, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ लीजिएगा। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1798 में आया था, जिसमें टोटल 23 पोइम थी, 19 पोइम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोइम कॉलरेज की थी, ठीक है। सेकेंड एडिशन कब आया? 1800 में आया था, और विलियम वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड एडिशनल पोइम्स एंड अ प्रीफेस, इसमें कुछ एडिशनल पोइम्स को भी इंक्लूड किया था और साथ ही साथ इसमें प्रस्तावना जोड़ी थी, प्रीफेस जोड़ा था, ठीक है। प्रीफेस टू लैरिकल बैलेट ऐसे करके याद रखोगे। इसका थर्ड एडिशन कब आया था? 1802 में आया था, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपेंडिक्स को एक टाइटल दिया था पोएटिक डिक्शन, इस ऐसे इसको ऐड किया था। और फोर्थ एंड फाइनल एडिशन इसका कब आया था? 1805 में आया था। ये तो चारों एडिशन आप इसको याद रखोगे। अगला क्या है? फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक किसकी तरह है? लाइक नोबेल लिविंग एंड नोबेल द नोबेल डीड, मतलब ये हुआ कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो इमेजिनेशन थी वो इस प्रकार थी कि नेक जीवन होना चाहिए और नेक काम होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कल्पना इस प्रकार है कि नेक जीवन और नेक काम। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कल्पना वाली अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ एसोसिएट्स इमेजिनेशन विद द क्रिएटिव पावर एंड द पोएटिक प्रिंसिपल। ही सिलेक्ट्स इंसिडेंट फ्रॉम दी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सिलेक्ट करते थे इंसिडेंट घटनाओं को, वो कहाँ से? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ ऑफ फॉर दी थीम्स ऑफ हिज पोइट्री। इनकी पोइट्री की ज़्यादातर थीम्स क्या होती थी? हम्बल लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, ठीक है। इतना ध्यान बनाए रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अरेंज करना दी फॉलोइंग टर्म्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं चारों ऑप्शन, इनको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। चारों ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा? ठीक है, सबसे पहले इगोस्टिकल सबलाइम आएगा। कौन सा आएगा? इगोटिस्टिकल सबलाइम यानी कि डी। इसके बाद आएगा हमारा डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यानी कि ए, और तीसरे नंबर पे आएगा हमारा थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, और चौथे नंबर पे आएगा अनरिलायबल नरेटर। क्यों आएगा? इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे अपने आप, आपको क्या होगा? समझ आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, और सी ऑप्शन से मतलब ये DACB किस में है? बी ऑप्शन, माफ़ करना, DACB बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब DACB में सबसे पहले देखो, अब एक्सप्लेनेशन समझोगे अपने आप। इगोटिस्टिकल सबलाइम, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी और अनरिलायबल नरेटर, ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। कैसे?
जो इगोटिस्टिकल सबलाइम था सबसे पहली बार जॉन कीट के द्वारा यूज किया गया था जब इन्होंने एक लेटर लिखा था किसके लिए, रिचर्ड वुडहाउस को, और वो डेट थी हमारी 27 अक्टूबर 1818 को। तब उस लेटर में इन्होंने इस फ्रेज को यूज किया था डिस्क्राइब करने के लिए हर वर्जन टू वर्ड्सवर्थ डिस्टिंक्टिव जीनियस के लिए। ठीक है, तो 1818, तो 1818 ध्यान बनाए रखना। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये जो फ्रेज है वो टी.एस. इलियट की है, और टी.एस. इलियट का एक एसे है जिसका नाम है मेटाफिजिकल पोइट्स, 1921। तो 1818 के बाद क्या आ गया, 1921 आ गया। तो देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद थिएटर ऑफ क्रुएल्टी की बात करें तो ये जो था ये एंटोनिन आर्टर्ड के द्वारा आया है 1931 से लेकर के 1936 में। तो देखो इसके बाद ये डेट आ गई। और नेक्स्ट और आखिरी अगर हम बात करें अनरिलायबल नरेटर की, इसको सबसे पहली बार कॉइन किया गया था वाइनेसी वूथ के द्वारा 1961 में। ठीक है, और बुक कौन सी थी, रेटोरिक ऑफ फिक्शन में। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, इसको ध्यान बनाए रखना। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन कहता है कि पोइट्री इज द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। जितनी भी हमको नॉलेज होती है उसमें जो कविता होती है वो सबसे पहली और अंतिम है। अगला क्या बोला गया है कि इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। ये जो है वो मनुष्य के हृदय की तरह अमर है, यानी कि जिस तरीके से मनुष्य का हृदय बिल्कुल पवित्र होता है, अमर होता है, उसी तरीके से ये कविता भी बिल्कुल मनुष्य के हृदय की तरह ही है जो बिल्कुल पवित्र और अमर होती है। इस तरीके के विचार विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, और ये विचार इन्होंने किस में दिए हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में दिए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन कहता है वेयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट। सबसे पहली बार विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ प्रस्तुत करते हैं हिज व्यूज, अपने विचार ऑन द नेचर, प्रकृति के ऊपर, एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री, और पोइट्री के फंक्शन के ऊपर सबसे पहले बार विचार ये कहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो in an advertisement appended to the first edition of lyrical ballad, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट हिज व्यूज ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री फर्स्ट इन एन एडवर्टाइजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ lyrical ballad. It is a landmark of literary criticism. In the criticism piece, William Wordsworth throws much light on the nature and function of poet. It is highly conscious of the distinction between a common man and the man of genius. 17 नंबर के अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेट्स दैट द सेंट्रल एम ऑफ द पोएम इन द लिरिकल बैलेड्स इज टू चूज इंसिडेंट एंड सिचुएशंस फ्रॉम द कॉमन लाइफ। डी ऑप्शन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कॉमन लाइफ भरा जाएगा। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो लिरिकल बैलेड्स में कविताओं का जो केंद्रीय उद्देश्य था, जो सेंट्रल एम था, वो जो कॉमन लाइफ थी हमारी, यानी कि जो कॉमन लाइफ से घटनाओं यानी कि इंसिडेंट्स को, सिचुएशंस को, स्थितियों को चुनना था, चूज करना था। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला अगर हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इन 1798 के एडिशन ऑफ लिरिकल बैलड डिड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने ये कहा है कि जो लिरिकल बैलड 1798 का संस्करण आया था उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, नेम ऑफ आइदर पोइट, किसी भी कवि का नाम उसमें नहीं लिखा हुआ था, किसी भी कवि का नाम शामिल नहीं था। एक्सप्लेनेशन देखो, लिरिकल बैलड पब्लिश होती हैं 1798 में, इज ऑफन कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक पीरियड, और 1798 से ही रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। बिकॉज क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पोइट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की पोइट्री मेक अ डिस्टिंक्ट चेंज इन फ्रॉम एंड सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम न्यू क्लासिकल पोइट्री। मतलब ये था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताएं होती थीं वो न्यू क्लासिकल कविताओं से रूप और विषय वस्तु में एक अलग बदलाव करती थीं। ठीक है, इसलिए अगला क्या है, 19 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम में कौन सी नदी का नाम जो है वो मेंशन किया गया है। लाइन कंपोज्ड आ फ्यू माइल अबव चिंटन अवे, तो बाय रिवर, कौन सी, बाय रिवर। ठीक है, ध्यान बनाए रखना।
देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। विलियम बसवर्थ की लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द बाय, देखो कौन सी नदी है, बाय रिवर, ड्यूरिंग अ टूर 13 जुलाई, ये इसका फुल टाइटल है 1798, ठीक है। इज अ क्लाइमेटिक पोइम ऑफ लिरिकल बैलेड, हिज फ्रेंड्स एब्रीवेटेड, इनके जो दोस्त थे उन्होंने एब्रीवेट कर दिया, इसका संक्षिप्त नाम दे दिया, इतना लंबा नाम ना यूज करके खाली वो टिंटन आबे बोलते थे। टिंटन आबे इज द बे डेड पीपल चेंज ओवर टाइम, सो द स्पीकर फ्रिक्वेंटली रेफर टू हिज फास्ट सेल्फ, दिस पोएम इज रिटन ड्यूरिंग अ टूर। इतनी बातें क्लियर। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नोट्स टू बेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हाउंड अमंग अरबियन सेंट्स। तो इसमें यह कहा गया है कि किसी भी कोकिला ने कभी भी अरब की जो रेत है उसके बीच में किसी छायादार ठिकाने पर या जो थके हुए यात्री होते हैं या थके हुए यात्रियों का जो समूह होता है उनके लिए इतने स्वागत वाले गीतों को नहीं गाया। विलियम बसवर्थ निम्नलिखित में से किस कविता में इस लाइनों को उपयोग जो है लेते हैं, इन लाइनों की बात करते हैं, तो कौन सी कविता होती है, सॉलिटरी रीपर। कौन सी कविता होती है दोस्तों, सॉलिटरी रीपर, ध्यान बनाए रखना। अब हम लोग बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। देखो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ विलियम बसवर्थ कैरियर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विलियम बसवर्थ के कैरियर के बाद के चरण का प्रोडक्ट है, तो कौन सी है, दी बॉर्डरर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम बॉर्डरर की बात करते हैं, ये जो इनका बॉर्डरर है ये कब लगभग आया था, तो ये 1795 से 97 के बीच में ये आया है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो तुम्हें याद रखना है टीजीटी के लिए कि ये जो बॉर्डरर है वो कैसी ट्रेजेडी है, तो बर्स ट्रेजेडी। क्या याद बनाए रखोगे, बर्स ट्रेजेडी है। और इसमें टोटल कितने एक्ट हैं, 5 एक्ट हैं। अब हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स डज द पोइट एक्सप्रेस, निम्नलिखित में से किस कविता में कवि ने एक्सप्रेस किया है क्या, कि व्हाट एवर द थीम, उसकी थीम कुछ भी, उसका विषय कुछ भी हो, सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन जो गीत है उसका कोई अंत नहीं हो सकता, व्यक्त किया है। तो कौन सी कविता से ये लाइनें ली गई हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है, इसे आपको पढ़ के जाना ही जाना है, सॉलिटरी रीपर को, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है, ध्यान बनाए रखना। अगर हम सॉलिटरी रीपर की बात करें तो ये क्या है, एक लिरिकल पोइम है, विलियम बसवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है और वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क, इनके जितने भी वर्क्स हैं या कृतियाँ हैं उनमें से बेस्ट नोन वर्क है, यानी कि कई सारे वर्क्स में से ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका। अगर 23 नंबर की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया गया और ये भी पोइम इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोनेट है, ठीक है। इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा सिर्फ इतना सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पोइम में, कौन सी कविता में हमें प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन का संदर्भ मिलता है, तो प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन का रेफरेंस कौन सी पोइम में मिलता है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। अब अगर हम बात करें द वर्ल्ड इज टू मच विद अस क्या है, तो ये एक सोनेट है, विलियम बसवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन दोनों ही एंसेंट ग्रीक गॉड हैं जो कि एसोसिएटेड हैं किससे, सी से। सी का मतलब होता है समुद्र, यानी कि प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन दोनों प्राचीन ग्रीक देवता हैं जो समुद्र से जुड़े हैं। समुद्र के ग्रीक देवता एक और नाम आया है, क्या नाम आया है इनका, पोसिडॉन। क्या नाम आया, पोसिडॉन। बट द प्रोटियस इज द प्रॉफिट ऑफ द सी, लेकिन जो प्रोटियस हैं उनको समुद्र का पैगंबर कहा जाता है। एंड ट्राइटन हिज सन, और जो ट्राइटन है वो उनके कौन है, बेटा हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 24 नंबर पे, बसवर्थ की पहली पोइम एन इवनिंग वॉक शो द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो विलियम बसवर्थ की पहली कविता है जिसका नाम एन इवनिंग वॉक है, उन पर कौन से कवियों का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा दर्शाता है। उन कवियों के कुछ नाम भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा वो ये भरा जाएगा, ये जो कवि हैं वो कहाँ के हैं, ग्रीक के हैं, रोमन हैं, इतावली हैं, फ्रेंच हैं, ये भरना है आपको, ठीक है। तो देखो पहले मैं बता देता हूँ पोइट कौन कौन, रोसेट का नाम है, रॉसर का नाम है और डिलाइव का नाम है।
एक है, ये तीनों जो पोइट हैं ये सभी हमारे कैसे हैं, फ्रेंच राइटर हैं। कैसे हैं, फ्रेंच राइटर। तो यहाँ पे फ्रेंच भर देना, ठीक है। क्या भर देना है आपको, फ्रेंच। विलियम वर्ड्सवर्थ की पहली कविता है जिसका नाम एन इवनिंग वॉक है। उन पर फ्रेंच कवि रॉसेट, रूसर और डिलेवी का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा दर्शाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1793 और ये पहली बार 1793 में पब्लिश हुई थी। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अबाउट होम डिड अर्नोल्ड राइट। जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो किसके बारे में लिखते हैं इन हिज पोइम, अपनी कविता में, और उस कविता का नाम है मेमोरियल वर्सेस। और क्या लिखते हैं, ही लेड अस एज वी ले एट वर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ वर्थ। यानी कि अर्नोल्ड ने अपनी पहली कविता जिसका नाम मेमोरियल वर्सेस में किसके बारे में लिखा था कि उसने हमें वैसे ही लिटाया जैसे हम जन्म के समय लेटे थे, यानी कि ठंडी धरती पर जन्म की पुष्पमय गोद में। तो ये जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं इस तरीके का जो कमेंट करते हैं, लिखते हैं किसके बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी ध्यान बनाए रखना, मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी कौन सी कविता में, तो मेमोरियल वर्सेस में इन लाइनों को कहा है। किसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। क्लियर हो गया। मैथ्यू अर्नोल्ड रोट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज फेमस पोएम मेमोरियल वर्सेस। इन दिस पोएम ही प्रेजेज, इस पोएम में जो है वो प्रशंसा करते हैं हिज एबिलिटी, उनकी एबिलिटी की टू सिंपैथाइज विद नेचर एंड इवोक फीलिंग थ्रू हिज पोइट्री। यानी कि उन्होंने प्रकृति के साथ सहानुभूति रखने और अपनी कविता के माध्यम से भावनाओं को जगाने की उनकी क्षमता की इस पोएम में क्या की है, प्रशंसा की है। किसने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और किसकी प्रशंसा की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मैन स्पीकिंग टू मैन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है कि मैन स्पीकिंग टू मैन, टू इंड्यूड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी यहाँ पे भरा जाएगा, मोर इथ्यूज्म भरा जाएगा यहाँ पे, एंड टेंडरनेस। तो ये तीन शब्द कौन सा है, किसमें है, मैन, सेंसिबिलिटी, इथ्यूज्म, तो इसमें है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, बी ऑप्शन। अब इसके एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन इट इज़ ट्रू इंड्यूड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी एंड मोर इंथ्यूज्म एंड टेंडरनेस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि कभी मनुष्य से बात करने वाला मनुष्य है। ये सच है कि मनुष्य अधिक जीवंत, संवेदनशीलता, अधिक उत्साह और कोमलता से संपन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर की अगर हम बात करते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। देखो फिर से मैंने क्या बताया था कि सॉलिटरी रीपर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है और इससे लगभग पूछा जाता है और ये टीजीटी के 2021 में पूछा गया है। ये भी सॉलिटरी रीपर की ही लाइनें हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो। यानी कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है, शायद कोई करुणा भरा गीत गा रही है या कोई नमनेस फ्लो में प्लेंटिव हो सकता है। तो इस तरीके की बात करते हैं। तो ये किस में बात करते हैं, सॉलिटरी रीपर में, ठीक है। इस पोइम को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे द गिवन लाइन विल नो वन टेल नमनेस फ्लो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम सॉलिटरी रीपर। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई थी, 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी यूपीटीजीटी के 2021 में पूछा गया है। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डोल्ड पार्ट। देखो इसको एकदम कई बार रिपीट कर लो इन चीज़ों को। तेरी आत्मा एक तारे की तरह थी और अलग रहती थी। यानी कि ये पंक्तियाँ जो हैं वो कौन सी पोएम से ली गई हैं, तो ये कौन सी पोएम से ली गई हैं, लंदन 1802 से ली गई हैं। कहाँ से, लंदन 1802। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डोल्ड पार्ट अपीयर्स इन लंदन 1802। यानी कि अब ये जो लंदन 1802 इसका दूसरा नाम है टू मिल्टन। रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। पब्लिश हुई थी पहली बार पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में 1807 में, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइटिक कलेक्शन आया था उसमें।
29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। देखो 4 वर्क दे रखे हैं, इन चारों में से एक वर्क ऐसा है जो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, एक वर्क ऐसा है जो जॉन मिल्टन के द्वारा दोस्तों नहीं लिखा गया है। तो कौन सा वर्क है? वो इनर विजन है। कौन सा? द इनर विजन, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये जॉन कीट के द्वारा, सॉरी जॉन मिल्टन के द्वारा इसको नहीं लिखा गया। तो किसने लिखा है इनर विजन? ये वर्क किसका है? तो ये विलियम बसवर्थ का है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये जॉन मिल्टन का है। ऑन द लेट मैसेकर इन पार्लियामेंट, ये भी जॉन मिल्टन का है। ऑन द अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये भी जॉन मिल्टन। ये नीचे के तीनों जॉन मिल्टन के हैं, लेकिन जो इनर विजन है ये WW का है, विलियम बसवर्थ का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 30 नंबर की अगर हम बात करते हैं, इन विलियम बसवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस, लेस इसका अपोजिट होता है लैड, लेस मीन्स होता है लड़की और लैड मीन्स होता है लड़का, एज। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विलियम बसवर्थ का जो सॉलिटरी रीपर है इसमें द सॉलिटरी हाईलैंड लेस कौन है? तो ये कौन होती है? एक स्कॉटलैंड की लड़की होती है। तो हम इसमें कहाँ पर जाएंगे? सी ऑप्शन पर जाएंगे, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। कहाँ? स्कॉटलैंड की एक लड़की। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, सॉलिटरी रीपर के बारे में। द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। सॉलिटरी रीपर किसके द्वारा लिखा गया? विलियम बसवर्थ के द्वारा। और विलियम बसवर्थ का एक पोइटिक वॉल्यूम आया था, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में, उसमें इस पोइम को पब्लिश करवाया गया था। ये क्या है? इट इज़ अ पास्टोरल स्नैपशॉट ऑफ यंग वुमेन वर्किंग अलोंग इन द फील्ड ऑफ इन द हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड सिंगिंग अ प्लेंटिव सॉन्ग इन अ गैलिक। गैलिक लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो सुनते तो हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती, अस्पष्ट भाषा। अगला 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। देखो AB UP TGT 2021 में पूछा गया है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इनमें से फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क नहीं है? एरोपेजेटिका जॉन मिल्टन का है। ठीक है, ऑफ एजुकेशन जॉन मिल्टन का है। ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन का है। तो कौन सा नहीं है? ठीक है, अल्मा द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये नहीं है, इनका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? 31 का सी ऑप्शन, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये जॉन मिल्टन का नहीं है। तो फिर ये किसका है? ये मैथ्यू प्रायर का है। ठीक है, और इसको 3 कैंटोस में लिखा गया है, ध्यान बनाए रखना। बाकी ऑफ एजुकेशन, एरोपेजेटिका, ऑन शेक्सपियर, ये तीनों की तीनों जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 32 नंबर पे, 32 नंबर पे विलियम बसवर्थ का देखो फिर से रिपीट होगा, दी बॉर्डरर, जो कि वर्स ट्रेजेडी है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, हमने यही बात तो पिछले लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई थी कि जो बॉर्डरर है वो कौन सी कैटेगरी में? तो ये एक वर्स ट्रेजेडी है और इसमें टोटल कितने एक्ट हैं? 5 एक्ट हैं। ठीक है, बॉर्डरर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्स ट्रेजेडी, याद बनाए रखना। और बॉर्डरर में टोटल कितने एक्ट हैं? 5 एक्ट हैं। विलियम बसवर्थ का ये फर्स्ट मेजर वर्क है बिटवीन, और ये हमने पिछली क्वेश्चन में भी बता दिया था, ये जो है वो बिटवीन 1795 टू 1797 यानी कि 1795 से 1797 के बीच में इसको लिखा गया है। विलियम बसवर्थ रोट हिज ओनली प्ले, और विलियम बसवर्थ का ओनली प्ले है, सिर्फ एकमात्र प्ले लिखा जिसका नाम बॉर्डरर है। और जब ये बॉर्डरर लिखा था तो इट इज सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय कौन यहाँ के राजा थे, तो ध्यान बनाए रखना, तुरंत कह देना है कि ये इंग्लैंड के राजा हेनरी तृतीय के शासनकाल के दौरान इस प्ले को जो है वो सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 33 नंबर पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच पोइम ऑफ विलियम बसवर्थ डज द लाइन आवर वर्थ इज वट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
हमारा जन्म केवल एक नींद और भूल है, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की किस कविता से इसको लिया गया है? तो इमोर्टेलिटी ओड कहाँ से लिया गया है? इमोर्टेलिटी ओड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। और ये भी यूपीटीजीटी के 2021 में पूछा जा चुका है। आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई? इमोर्टेलिटी ओड से ली गई है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी इज फुल ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका पूरा नाम है। ये जो पोइम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन 2 वॉल्यूम इन 1807, और इनका जो पोइटिक कलेक्शन था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी ओड है, इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं? तो 11 स्टेंजा की ये पोइम है, ठीक है। और ये इरेगुलर पेंडायरिक ओड कहलाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, इनमें से कौन सा वर्क जो है वो जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया? फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से 3 वर्क जो है वो जॉन गॉल्सवर्दी के हैं, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? दी थॉर्न नहीं है। कौन सा? दी थॉर्न। फिर ये किसका है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ध्यान बनाए रखना। बाकी फ्लोरिंग वाइल्डरनेस, सन्स प्रोग्रेस, स्वान सॉन्ग, ये तीनों के तीनों जॉन गॉल्सवर्दी के। दी थॉर्न जो ए वाला ऑप्शन है ये वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। अब देखो, दी थॉर्न इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, दिस पोइम वाज पब्लिश्ड इन 1789, और ये जो पोइम है वो 1789 में पब्लिश हुई थी। इन दिस पोइम द पोइट एक्सप्रेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड द थॉर्न मोसी हिल स्मॉल मडी पॉन्ड। अगर मैं द थॉर्न की बात करते हैं तो ये जो कविता है वो 1789 में प्रकाशित हुई थी। इस कविता में कवि ने किसके बारे में बात की है? तो नेचर एंड थॉर्न, ठीक है। मॉसेल और छोटे कीचड़ भरे तालाब का वर्णन जो है इस कविता के अंदर किया जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। देखो, यूपीटीजीटी 2021 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा जॉन गॉल्सवर्दी का नहीं है? ठीक है, एड मीन्स एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर, ये जॉन गॉल्सवर्दी का नहीं है। तो ये किसका है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। बाकी डेविन टू मी, पास्ट, रसिया, अमेरिका, ये तीनों हमारे जॉन गॉल्सवर्दी के हैं। लेकिन एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर ये जो है सी ऑप्शन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। अब देखो, एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, ये जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा पोएम नहीं लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। अगला, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब होता है? 1770 में। मृत्यु कब हो जाती है? 1850 में। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थर्न इंग्लैंड, द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ मॉडेस्टली प्रॉस्परस ई स्टेट मैनेजर। अगला क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर की अगर हम बात करते हैं कि हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर इंड्यूरिंग मैन के रूप में कौन संदर्भित करता है? यानी कि एवर इंड्यूरिंग मैन का मतलब होता है हमेशा धीरज रखने वाले व्यक्ति, हमेशा धीरज रखने वाले व्यक्ति। तो इस तरीके का कमेंट कौन करता है? एस.टी. कॉलरेज करते हैं। कौन करते हैं? एस.टी. कॉलरेज, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। एस.टी. कॉलरेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को हमेशा धीरज रखने यानी कि एवर इंड्यूरिंग मैन के रूप में संदर्भित किया है। अब आगे देखो, इसमें क्या है? द प्रिल्यूड 1806 वाज रीड टू हिम बाय वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरेज प्रेजेज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज पोएटिक एबिलिटी। प्रिल्यूड जो को विलियम वर्ड्सवर्थ ने उन्हें पढ़ करके सुनाया, किसको? सैमुअल टेलर कॉलरेज को। तभी सैमुअल टेलर कॉलरेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी जो पोएटिक एबिलिटी है उसकी क्या की थी? प्रशंसा की थी, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हु साउंड वाज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड हेवन मजेस्टिक फ्री, ए अबव लाइन हैज आर रिटन फॉर। ये जो ऊपर की लाइनें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो जॉन मिल्टन ने ये जो ऊपर की लाइनें हैं वो किसकी टू मिल्टन लंदन 1802 का एक अंश है, ध्यान बनाए रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया?
लंदन 1802 यानी कि टू मिल्टन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है। सॉलिटरी रीपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेबल टर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिल्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इनकी कुछ पोइम ऐसी हैं जिनको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ करके जाओगे टीजीटी के लिए, घूम फिर के इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं पोइम्स में से जो है पूछ लिया जाता है लाइनें वगैरह, ठीक है। तो इन पोइम्स को जरूर पढ़िएगा। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heaven, majestic free। ये लाइन किसके लिए कही गई हैं? दी अबव लाइन्स आर रिटन फॉर किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए। किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए, ठीक है, ध्यान बनाए। और किसने लिखी? विलियम बर्ड्सवर्थ ने। कौन से वर्क में लिखी? मिल्टन 1802, ठीक है, यानी कि लंदन 1802 या टू मिल्टन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है मिल्टन यानी कि लंदन इन 1802 बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, टू मिल्टन से ली गई हैं। इसमें जो है स्पीकर एड्रेसेस, अब यहाँ पे समझ लो, ये जो स्पीकर है वो एड्रेस करता है, संबोधित करता है द सोल ऑफ द डेड पोइट जॉन मिल्टन। दिस पोइम इज़ वन ऑफ द मैनी एक्सीलेंट सोनेट विलियम बर्ड्सवर्थ रोट इन द अर्ली 18th। तो वो कहते हैं इसमें जो स्पीकर होता है वो मृत कवि जॉन मिल्टन की आत्मा को संबोधित करता है। ये जो कविता है, ये जो पोइम है वो बर्ड्सवर्थ के द्वारा लगभग 1800 के आरंभ में लिखी गई है। और ये जो जितने भी इन्होंने सोनेट लिखे उन सोनेट्स में मैंने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट में से एक है ये। 38 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स विलियम बर्ड्सवर्थ इज इंचेंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल्स सॉन्ग, यानी कि निम्नलिखित में से किस कविता में विलियम बर्ड्सवर्थ एक लड़की के गीत से मंत्रमुग्ध और भावुक हो जाते हैं? तो कौन सी पोइम होती है वो? सॉलिटरी रीपर। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर क्या है? एक लिरिक पोइम है। इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क है इनका। इसमें द सॉन्ग ऑफ द गर्ल हैज स्टॉप्ड हिम फ्रॉम द गोइंग टू हिज बिजनेस। इसमें जो लड़की के गीत होते हैं, यानी कि लड़की के गीत ने उन्हें अपने व्यवसाय पर, जहाँ पर जिस भी गंतव्य स्थान पर ये जा रहे थे वहाँ पर जाने से रोक दिया और इनका मन कर रहा था कि मैं इस लड़की के गीत को सुनता ही रहूँ। जबकि ये खुद की फीलिंग, खुद का एक्सपीरियंस नहीं था, इनके दोस्त ने इनको एक कहानी बताई थी, तो खुद का एक्सपीरियंस पर ये नहीं है, ठीक है। आप इसको डिटेल पढ़ोगे तो समझ जाओगे इस पोइम को। अगला क्वेश्चन ये है कि विच वर्क ऑफ विलियम बर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस क्या होता है? किसी श्रेष्ठ कृति के लिए कहा जाता है, किसी की कोई महान कृति हो, महान रचना को मैग्नम ओपस बोला जाता है। तो 39 में भी यही बात कही गई है कि विलियम बर्ड्सवर्थ की कौन सी रचना आमतौर पर उनकी महान कृति मानी जाती है, महान रचना मानी जाती है। तो कौन सी है इनकी? अगर हम बात करते हैं महान कृति के रूप में तो कौन सी है? दी प्रिल्यूड। कौन सी है? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रिल्यूड। अच्छा, प्रिल्यूड का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रिल्यूड का मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला, अब हम प्रिल्यूड के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। बेसिक जानकारी क्या है? प्रिल्यूड विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये विलियम बर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस कही जाती है। इसका फुल टाइटल क्या है कि दी प्रिल्यूड आर ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड। एंड ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोइम है। ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है और पास्थोमसली इसको पब्लिश कराया गया था। पास्थोमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। कब पब्लिश करवाई गई थी ये? 1850 में। और इनकी पत्नी थी मैरी हचिंसन, उनके द्वारा इनकी मृत्यु के 3 महीने बाद इसको पब्लिश कराया गया था। ये जो पुस्तक है, ये जो प्रिल्यूड है, इसमें टोटल कितनी बुक्स हैं? 14, ठीक है, 14 बुक्स हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोइम बाई, एक पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इस पोइम को लिखा गया है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोइम कंपोज्ड बाय विलियम बर्ड्सवर्थ। और ये क्या है? एक लिरिक पोइम है। कब कंपोज की गई? 1802 में इसको कंपोज किया गया। पब्लिश कब किया गया था? तो 1807 में इसको पब्लिश किया गया था इन हिज पोइटिक कलेक्शन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम में, ठीक है। सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम is the needed for resolution and independence in the free of old age and acute suffering।
अर्थात इस कविता का जो केंद्रीय विषय है वो बुढ़ापे और तीव्र पीड़ा के सामने संकल्प और स्वतंत्रता की आवश्यकता को दर्शाता है। 41 नंबर की बात करें, हु रोड दी लूसी पोइम्स। लूसी पोइम्स के अंतर्गत 5 पोइम्स का कलेक्शन रखा जाता है। तो लूसी पोइम्स किसने लिखी हैं? तो विलियम बसवर्थ के द्वारा लूसी पोइम्स लिखी गई हैं। किसके द्वारा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लो। विलियम बसवर्थ रोड दी लूसी पोइम्स आ सीरीज ऑफ 5 पोइम्स। हमने क्या बताया? लूसी पोइम क्या थी? एक 5 पोइम की सीरीज थी अबाउट एन आइडियलाइज्ड young woman named Lucy, published collectively in the second edition of Lyrical Ballad 18. लूसी पोइम कंसिस्ट ऑफ 5 पोइम्स और वो पांचों पोइम के नाम कौन कौन से यहाँ से नोट डाउन कर लो। पहली पोइम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। दूसरी पोइम है हमारी शी डोल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। और तीसरी पोइम है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। और चौथी पोइम है 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर। इसका अनादर टाइटल आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर इसका एक अनादर टाइटल है, और वो अनादर टाइटल कौन सा है वो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये 5वीं लूसी पोइम है। 42 नंबर की बात करें तो इन विच ईयर वाज द लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड। कौन से साल जो है लिरिकल बैलेड जो हैं वो पब्लिश होते हैं? तो 1798 में जग जाहिर क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि इनके जो लिरिकल बैलेड आए थे वो कब आए थे? 1798 में आए थे। जिसमें टोटल कितने 23 पोइम्स का कलेक्शन था। 4 पोइम जो हैं वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी और 19 पोइम जो हैं वो विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। 43 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इन हिज पोइम टिंटन अवे विलियम बसवर्थ एड्रेस्ड हिज सिस्टर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सिस्टर। अर्थात जो टिंटन अवे है विलियम बसवर्थ अपनी बहन को संबोधित करते हैं। अब आपको बताना ये है कि उनकी बहन का नाम क्या है। तो उनकी बहन का नाम क्या होता है? द्रोथी नाम होता है, ठीक है, द्रोथी बसवर्थ। और इसमें इस तरीके से संबोधित करते हैं, माई डियर फ्रेंड एंड इन दाई वॉइस आई कैच। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान बनाए रखना। अपनी बहन द्रोथी बसवर्थ को संबोधित करते हुए ये लाइन बोलते हैं। अच्छा, इस पोएम का फुल टाइटल क्या है? लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल अबव टिंटन अवे, ठीक है, मेडिटेशन अपॉन मेमोरी यूथ नेचर ह्यूमन लव। और सबसे पहली बार ये अपीयर्ड हुई थी 1798 में, कहाँ? लिरिकल बैलेड में। कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय विलियम बसवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का कोलैबोरेशन वर्क था। 44 नंबर क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सोनेट है? तो दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये क्या है? हमारा सोनेट है। और ये कैसा सोनेट है? पेटार्कन सोनेट है। पेटार्कन सोनेट हमारा ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। 8 लाइनों के बाद में बोल्टा आता है, यानी कि जिसको हम पॉज कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, क्या है? सोनेट है, बसवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया। ये कैसा है? इटालियन सोनेट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 45 नंबर पे, हु सेड, किसने कहा, पोइट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। देखो, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री की डेफिनेशन है ये दोस्तों, और इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है हर हाल में। किसने कहा कि कविता शांत में याद की गई एक भावना होती है, यानी कि फीलिंग होती है जिससे कविता निकलती है। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड की, ठीक है, क्या है? इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मैथ्यू अर्नोल्ड। और यहाँ पर समझ लीजिएगा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में इस डेफिनेशन को बताया गया था, ठीक है। और पूरी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इसको पढ़ लीजिए। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे कौन सा है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोइट्स, यानी कि इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और कौन से कवियों को लेक पोइट के नाम से जाना जाता है? कौन से कवियों को लेक पोइट के नाम से जाना जाता है? तो विलियम बसवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे को लेक पोइट के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन है?
विलियम बर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रॉबर्ट साउदेसी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेक पोइट के नाम से जानते हैं। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन देखो, फिर से बॉर्डरर से आ गया। ये तीसरी बार इस वीडियो में मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कितना इंपॉर्टेंट है। विलियम बर्ड्सवर्थ, द बॉर्डरर इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये किसके शासनकाल में, तो हेनरी थर्ड, किंग हेनरी थर्ड। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो किंग हेनरी थर्ड बना लो। ये सेकंड है, इसको एक लाइन और खींच लो, ठीक है, किंग हेनरी थर्ड। ये 1795 से 97 के बीच में आया था, ठीक है। बर्स ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में इसको लिखा गया है। और किंग हेनरी, देखो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है, रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड। अगला 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच रिवर फिगर्स इन दी टिंटन अबे, जो टिंटन अबे हमारी पोइम है, इनमें इस पोइम में कौन सी रिवर की बात कही गई, तो बाय रिवर। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। देखो इसे टिंटन अबे को यहाँ से पढ़ो, बाय रिवर फिगर्स इन दी टिंटन अबे, इट इज़ रिटन बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, ये विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। आफ्टर अ वॉकिंग टूर विद हिज सिस्टर, अपनी बहन द्रोथी के साथ ये घूमने के लिए गए थे। इन दिस सेक्शन ऑफ द वेल्स बॉर्डर रेफरेंस द बाय रिवर, वहीं पर बाय रिवर is in the title of the poem. Lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the bank of the Bay during the tour July 13, 1798। तो ध्यान बनाए रखना। 49 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि विच पोइम ऑफ बर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर इन विजडम इज ऑफ टाइम नियरर व्हेन वी स्टॉप देन व्हेन वी सोर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि विलियम बर्ड्सवर्थ की किस कविता में एक पंक्तियाँ ली गई हैं। पहली चीज़, जब हम चढ़ते हैं, यानी कि जब हम चढ़ते हैं तो बुद्धि उससे कहीं ज़्यादा नज़दीक होती है, और जब हम झुकते हैं तो देखो ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई, एक्सकर्शन से ली गई है। अच्छा 2-3 बार इस लाइन को रिपीट कर लेना, क्लियर हो जाएगा। विजडम इज ऑफ टाइम नेरर व्हेन बी स्टॉप देन व्हेन बी सोर, ठीक है। तो ये कहाँ से दी, एक्सकर्शन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। विलियम बर्ड्सवर्थ इमोर्टलिटी ओड कंटेंट, देखो एक जगह पर हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि जो विलियम बर्ड्सवर्थ का इमोर्टलिटी ओड था उसमें टोटल कितने स्टेंजा थे, तो 11 स्टेंजा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल कितने स्टेंजा हैं, 11 स्टेंजा। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज अ पोएम कंपाइल्ड इन 1804 एंड पब्लिश्ड इन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम। जो विलियम बर्ड्सवर्थ का एक पोइटिक कलेक्शन आया था पोइम्स इन 2 वॉल्यूम करके 1807 में, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। ये पोइम जो है वो इरेगुलर पेंडायरिक ओड में इसको लिखा गया, और टोटल स्टेंजा कितने हैं इसमें, 11 स्टेंजा हैं, ठीक है, ध्यान बनाए रखना।